स्टार्ट करते हैं बेटा, कैलोरीमेट्री। व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री मीन्स ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ हीट है। तो सर हीट क्या होती है? सबसे पहला देखते हैं हम हीट क्या होती है। इसमें बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस आएगी, वो डेफिनेशंस आपको अगर क्लियर कट हो गई एकदम यूं कि ये तो हमें पता है, तो गलती होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर गलती होने के चांसेस जीरो हो गए तो भैया नेगेटिव है ही नहीं। क्लियर? चलो, हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि रिलेटेड है टेम्परेचर से। हीट वहां पे ही होगी, हीट अगर होता है तो इट मींस डेल्टा टी एग्जिस्ट करे चाहे नॉट एग्जिस्ट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो डेल्टा टी एग्जिस्ट करेगा। अब डेल्टा टी की बात आ रही है तो मुझे एक सबसे पहले बात बताओ, व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक चीज बता देता हूं, ये टेम्परेचर डिफरेंस है और ये टेम्परेचर्स है। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, थर्मल के अंदर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, एक ही बात है। क्लियर? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल टेम्परेचर मेरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बताओ मेरा डेल्टा टी कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग यहां देख लेते हैं, टी इनिशियल कितना है? 27। तो इसको केल्विन में कितना लिखोगे? 300 केल्विन। और इसको कितना लिखोगे? 310 केल्विन। तो डिफरेंस कितना आया? 10 केल्विन का। क्लियर? अब देखो ये 27 है, ये 300 है, दिन रात का फर्क है कि नहीं? लेकिन यहां पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां 10 केल्विन है, दोनों सेम है बिकॉज इट इज डेल्टा टी। यहां पे जो 273 ऐड किया था, यहां पे जो 273 ऐड किया, वो दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। क्लियर? इसलिए सेम रह रहा है। तो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, इट डजंट मैटर। क्लियर है? ध्यान रखना ये चीज। तो अब अगर हीट ट्रांसफर की बात की जाए, अगर हीट आती है तो हीट के बारे में हम 2-3 लाइनें ये बोल सकते हैं कि सर हीट जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सेंसिबल हीट और एक और होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मींस हिडन हीट, ऐसे बोल सकते हो आप। समझे? सेंसिबल वर्ड है, सेंसिबल दैट कैन बी सेंस्ड। और सेंस हम किसको कर सकते हैं? टेम्परेचर को। इट मींस डेल्टा टी अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन सी हीट है? सेंसिबल हीट। और अगर डेल्टा टी एग्जिस्ट नहीं करता, इट मींस कौन सी हीट है? लेटेंट या हिडन हीट है। अब सर डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, आपने हीट भी दे दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? मान लो आपके पास में आइस पड़ी थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, आपने इसको हीट दी, ठीक है, आपने उसको हीटअप किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया। क्या उसने अपना फेज चेंज कर लिया? उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली? बस उसने अपनी स्टेट चेंज की। क्या उसने अपना टेम्परेचर चेंज किया? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? या फिर इसका उल्टा ले लें हम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है हमारे पास में, उससे हमने हीट निकाल ली, उसने हीट एक्सट्रैक्ट कर ली उसमें से, तो अब वो क्या बनेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बन सकता है। समझ रहे हो? तो क्या डेल्टा टी है? टेम्परेचर डिफरेंस है? नहीं है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है फिर भी हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, इट मींस ये हीट कौन सी है? लेटेंट हीट है, हिडन हीट है। हम तो कैसे सेंस कर सकते हैं? हम तो टेम्परेचर से सेंस कर सकते हैं, तो हमें तो दिख ही नहीं रही ना ये हीट, इसीलिए इसका नाम क्या है? हिडन हीट। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? क्लियर है? चलो देखो, अब सेंसिबल हीट में डेल्टा टी होगा
लेटेंट हीट में डेल्टा टी नहीं होगा, तो क्या मैं लेटेंट हीट को फेज चेंजिंग हीट बोल सकता हूं? ऐसी हीट जो फेज का चेंज कर दे उसको हम क्या बोल सकते हैं? फेज चेंजिंग हीट और लेटेंट हीट और हिडन हीट, ये बोला जा सकता है। क्लियर है? अब बात आती है मेन कि सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूजफुल आएगा। क्लियर? अब इंटरनल एनर्जी के बारे में सुनो, क्या होती है इंटरनल एनर्जी, गौर से सुनना। एक ऐसी एनर्जी जो अपने टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए सबसे पहले खुद में चेंजेस लेके आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बात सिंपल सी बताओ, आपने अच्छा वो हीटिंग पैड यूज किया आप लोगों ने? हीटिंग पैड आता ना जेल वाला, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो जेल क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी तो अब भी उसके अंदर हीट है ना, वो आपको दे रहा है हीट। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। रोटी बनाते हैं हम, हमारे पास में तवा होता है, आपने उसको गर्म किया, गर्म करते ही सीधा वो गर्म हो गया, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। सबसे पहले वो खुद हीट अप हो रहा है, खुद का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और धीरे धीरे अब आप अगर उसके ऊपर रोटी सेकोगे तो सिक जाएगी। आपने रोटी सेकना बंद कर दिया, गैस भी फ्लेम बंद कर दी, क्या वो ठंडा हो गया? तुरंत हो गया क्या? नहीं हुआ ना। इट मीन्स ही होल्ड्स द हीट, इट होल्ड्स द हीट, राइट और नॉट? अगर वो होल्डिंग हीट की बात करें तो वही तो इंटरनल एनर्जी है। नहीं समझे? इंटरनल एनर्जी को और भी अलग तरीके से समझ सकते हो। अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपने एक पतीले में ठंडा पानी लिया, ठीक है, उसको आपने गैस पे रख के फ्लेम ऑन कर दी, तो सबसे पहले गर्म कौन हो रहा है? क्या आपने ऐसे वो पतीला रखा, रखते गर्म हो गया, उबल गया पानी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, गौर से सुनना, वो प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले हमने अगर फ्लेम ऑन किया तो फ्लेम कहां लग रहा है? पतीले के आउटर सरफेस पे लग रहा है। उससे गर्म क्या होगा? इनर सरफेस। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। ठीक है, अब उस इनर सरफेस से कौन गर्म होगा? पानी जो बॉटम सरफेस पे है। सही और गलत? सही है। अब पानी गर्म हो रहा है तो वो पानी गर्म होगा। देखना कभी पानी को गर्म होते हुए देखा है तो उसके अंदर ना छोटे छोटे से बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सबसे पहले बनते हैं लोअर पोर्शन पे, फिर वो और गर्म होते हैं तो वो ऊपर आते हैं बबल्स। कभी होते देखा है? पानी को गर्म होते देखा ना? उसको ढंग से देखना। सबसे पहले क्या होता है? पानी लोअर बॉटम के ऊपर बबल्स बनाता है, वो बबल धीरे धीरे ऊपर आता है, ऊपर आके बस्ट हो जाता है, ऊपर आ रहा है फूट रहा है, ऊपर आ रहा है फूट रहा है, ऊपर आ रहा है फूट रहा है, ऐसे। तो इस बबल की फॉर्मेशन कहां से आई? इंटरनल एनर्जी। अब गौर से सुनना, पहले बबल बना कि बबल फूट गया, या पहले बबल बना कि बबल ऊपर फ्लो कर गया? पहले बबल बना है। इट मीन्स वो अपनी जगह पे बैठे बैठे बना है। जगह मतलब पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और है सारा का सारा किसका गेम? ये इंटरनल। नहीं समझे? तो सारा गेम इंटरनल है, और इंटरनल में भी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आप इसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे? यस। फिर उसके बाद में वो बबल मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या आप इसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे? जब बबल ऊपर आने लग जाएगा, फ्लो होने लग गया, अब इंटरनल एनर्जी एकदम पूरी सैचुरेटेड होगी कि हाँ भैया अब मेरा कोटा पूरा हो गया, अब आपको लेनी है तो हीट ले लो। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर सी बात है? अब आपने हीट ले ली, मतलब अब आपको सेंसेबल हीट मिल रही है। तो सबसे पहले हीट गई कहां पे? आपने हीट दी, बर्तन को गर्म किया, सबसे पहले हीट गई कहां पे? किसकी फॉर्म में गई? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। मैं पूछ रहा हूं इंटरनल एनर्जी में भी किसकी फॉर्म में गई? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में कुछ सेंस होएगा आपको। नहीं समझे? समझ गए? दैट इज इंटरनल हीट। क्लियर है? चलो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा बहुत। पहले इसको एज इट इज नोट कर लो, ताकि आप इसके बारे में नोट करवाते हैं आपको, ताकि शॉर्ट नोट्स बना पाओ। क्लियर है? बाकी मैं लिखवाता हूं आपको। चलो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट देखो, इधर हटा रहे हो, ये तो समझ में आ गया। हीट क्या? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्लियर है?
अब एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और एक कैलोरी भी होती है, ठीक है। अब देखना गौर से, हीट जो है उसके अंदर आप पढ़ते हो इंटरनल हीट, इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे हो। इंटरनल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल और दूसरा काइनेटिक। सबसे पहले प्रेफरेंस किसके पास में जाता है? पोटेंशियल, फिर काइनेटिक के बारे में। और ये जो इंटरनल एनर्जी है या एनर्जी है, ये टाइप ऑफ एनर्जी हुई ना, हीट भी क्या एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा जूल, या फिर और क्या बोल सकते हैं? कैलोरी बोल सकते हो आप। क्लियर? अब जूल की यूनिट और कैलोरी की जो दोनों का कन्वर्जन है वो ये होता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। क्लियर? ये ध्यान रखना। एक तो ये होता है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यूनिट होगी। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? m1L2T-2। करेक्ट और नॉट? क्लियर है? यहां तक ओके सबको। अब हम हीट की बात कर रहे हैं। हीट हमने पढ़ी है दो टाइप की, एक पढ़ी है हमने सेंसिबल हीट, और एक होती है लेटेंट हीट। तो चलो सबसे पहले हम कैलोरी की डेफिनेशन बोल देते हैं। 1 कैलोरी मीन्स क्या होता है? इफ वी टेक वाटर, 1 ग्राम वाटर, इस 1 ग्राम वाटर को 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने में जो नीडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हीट ही करोगे, तो उसके अंदर उसको गर्म करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट नीडेड है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? 1 कैलोरी बोल रहे हैं। नहीं समझे? उल्टी डेफिनेशन भी हो सकती है। किसी भी 1 ग्राम पानी को अगर हम 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहां से यहां तक, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है, इट मींस हम क्या बोल रहे हैं? उसको हीट अप कर रहे हैं कि कूल डाउन कर रहे हैं? कूल डाउन कर रहे हैं। अगर उसको कूल डाउन किया गया तो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, हमें अब नीड नहीं है उसको, वो दे रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। क्लियर है और नॉट क्लियर? अब इसकी बात करें सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, वो होती है MS डेल्टा T। क्लियर है? या इसको लिख सकते हो आप MC डेल्टा T। क्लियर है? अब लेटेंट हीट को सुनो। लेटेंट हीट को आप LH कर लो, इसको आप लिखते हो Q से, इसको भी Q से लिखते हो, और ये होते हैं मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये हो सकता है मास लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है? ये भी हो सकता है। ये दो तरीके के होते हैं। अब इनके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। क्या सेंसिबल हीट है? सॉरी, क्या सेंसिबल हीट है? यस, दैट कैन बी सेंस्ड। सेंस करने के लिए डेल्टा टी है। यस, ये सेंसिबल हीट है। क्लियर? लेटेंट हीट है, क्या ये सेंस कर पाओगे तुम? नहीं कर पाओगे। क्या डेल्टा टी दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। इट मींस ये रिलेटेड किससे है? फेज चेंज से। ये फेज चेंज करेगा। जहां पे भी फेज चेंज है वहां पे लेटेंट हीट होगी होगी, या तो वो इनपुट ले लेगा या आउटपुट दे देगा। क्लियर है? अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे मास तो पता ही आपको, दिस इज मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। बचा कौन? S. What is S? S is specific heat. समझे? स्पेसिफिक हीट। आप इसको S से भी डिनोट कर सकते हो, C से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है? अब इस S की डेफिनेशन क्या बनाओगे? सर डेफिनेशन तो नहीं आती, तो S इज इक्वल टू, मैं ये नहीं लिख सकता Q बाई M डेल्टा T। देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हमने लिख दिया S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। अब इसकी डेफिनेशन बना लो। पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस
टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, 1 डिग्री केल्विन लिखो, एक ही बात है। वापस से सुनो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब 1 ग्राम मास होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, वो हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट। समझ गए नहीं समझ गए? अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी यूनिट। सबसे पहले मैं बता देता हूं, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर कितनी हो जाती है? इट इज 1 क्या? कैलोरी। देखो क्यू किस में क्या होता है? कैलोरी में, ठीक है। एम किस में है? ग्राम में। और डेल्टा टी किस में है? केल्विन में। क्लियर? दूसरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बोले तो ये 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम बोले या वेपर बोले तो क्या हो जाता है? 0.5 होता है। ये 8 होता है, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इसको 0.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। सर ये तो आपने लिखवा दिया, ये जो यूनिट लेके आओ इसका मामला क्या है ये देखते हैं। इसकी जो यूनिट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना गौर से, हम इसकी यूनिट क्या क्या बनाते हैं। मैंने लिखा क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? कैलोरी। एम को ग्राम और केल्विन। इसकी जगह मैं ये लिख दूं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही बात है क्या, या कोई फैक्टर आएगा यहां पे? एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन है? डेल्टा टी है। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में लो, केल्विन में लो, एक ही बात है ना? नहीं समझे? पक्की बात है। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे किलो लगा दूं तो यहां पे भी किलोग्राम लगना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻³ से डिवाइड कर लो, तो क्या ये बन सकता है? देखना गौर से, किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। 10⁻³ किलो से किलो घटा दो तो ये यूनिट वापस बन गई। या फिर क्या बोल सकते हो? किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। सब एक ही तो है। नहीं समझे? क्लियर है? अब इसकी जगह अगर मैं कन्वर्जन लेके आऊं, चलो ये तो यूनिट समझ में आ गई। अब कन्वर्जन लेके आए, कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 4.2 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैलोरी की जगह मैंने 4.2 जूल लिख दिया, तो ये जूल में भी तो हो सकती है ना। कन्वर्जन हमें आता है, अभी हमें कन्वर्जन आता है, तो हम जो फैक्टर लिख रहे हैं वो नहीं लिख रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं? यूनिट लिख रहे हैं। तो ऊपर कैलोरी की जगह क्या आ सकता है? जूल आ सकता है। और जब भी जूल आएगा कैलोरी से तो वो 4.2 लेके आएगा। तो नंबर्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। ग्राम की जगह मैं ग्राम लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। केल्विन की जगह केल्विन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो सकती है यूनिट। या फिर ये हो सकती है जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझे? समझ गए? अगर मैं ऊपर किलो लगा दूं, नीचे किलो लगा दूं, तो एक ही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी केल्विन। या फिर क्या हो सकता है? किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 8 यूनिट कोई भी हो सकती है ना? नहीं समझे? क्लियर है? इन 8 में से कोई भी यूनिट हो सकती है। सर कौन कौन सी याद रखें? याद ये रखो। समझ रहे हो? याद ये रखो, इससे यूनिट बनाओ। आपको क्यू किस में दे रखा है? मान लो जूल में दे रखा है तो जूल लिखो। आपको क्यू दे रखा है कैलोरी में तो कैलोरी लिखो। जो यूनिट जहां है उसको वहीं चेंज कर दो। मास ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में लिखो। डेल्टा टी केल्विन में लिखोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में लो, डजंट मैटर। नहीं समझे? तो ये यूनिट्स होती है, इनको ध्यान में ये रखना और एक ये रख लेना, बहुत है, इतना भी बहुत है। अब केल्विन हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, तुम्हें ये चीज का पक्का पता है कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कोई फर्क नहीं होता। अगर डेल्टा टी होता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया तो दिक्कत है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब ये नोट करो पूरा अच्छे से। नेक्स्ट लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये तो देखो ग्राम में है कि नहीं? अब इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। अगर m की जगह n होता तो क्या होता? नंबर ऑफ मोल हो जाता। बस यही तो उसकी डेफिनेशन है। लिख पाओगे डेफिनेशन? देखो इधर देखो, मैंने बोला स्पेसिफिक हीट। कौन सी? मोलर स्पेसिफिक हीट।
इसको अगर हम S से या C से डिनोट करें तो यहाँ पे M लिख देंगे, मोलर हो गया। यहाँ देखो, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट का मीनिंग ये है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, गौर से देखना मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 ऑर्डर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, amount of heat required to raise the temperature by 1 unit of 1 mole of gas is called molar specific heat। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर मोल केल्विन, और क्या हो जाएगी? कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट और नॉट? ये कुछ हो जाएगी, बाकी यूनिट बताने की नीड नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? मास, गिवन मास पर यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, एम लिख दूं, मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझे? ये वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो रखे? देखो, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय N की जगह पे स्मॉल m, ये हो जाएगा गिवन मास और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके है कि लिखूं? ये हो जाएगा गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इनटू डेल्टा टी अपनी जगह पे। क्या ये ऊपर चला जाएगा? क्या ऐसे हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू Q अपॉन M डेल्टा टी। ये कुछ अभी अभी पढ़ा है। क्या मैं इसको मास स्पेसिफिक हीट बोल दूं? क्या मैं इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोल दूं? तो ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन मास, केजी वाले। इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट बोल सकते हो आप। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये रिलेशन बैठ गया। नहीं आया समझ में? समझ सकते हैं? क्या मैं ये बोल दूं मोलर स्पेसिफिक हीट and gram specific heat ratio will define the molecular mass of the gas? चेक करके देखो, molecular specific heat and gram specific heat ratio will define the molecular mass of the substance. Correct or not? सिंपल सी डेफिनेशन है। डन है? अब एक और चीज पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट तो पढ़ ली, अब बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी की। देखना इधर, इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। अब थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, गौर से देखना। इसको TC भी लिख सकते हो, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू होती है कि आपको Q देना है तो कितना डेल्टा T चाहिए पर यूनिट। डेल्टा T के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। मतलब आपकी कितनी हिम्मत है कि अगर आप 1 डिग्री बढ़ाते हो तो आप कितनी हीट दे सकते हो। दैट हीट इज गिवन एज थर्मल कैपेसिटी, योर थर्मल कैपेसिटी। क्लियर और नॉट? मास की बात नहीं आ रही है। अगर पर केजी मास हो गया या पर ग्राम मास हो गया तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं थर्मल कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। मास की बात ही नहीं की है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ 1 मोल। ऑफ 1 मोल अगर हटा दूं, मतलब मैं इसको यहां भेज दूं तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाना चाहिए हिसाब से? मास इनटू स्पेसिफिक हीट। नहीं समझे? अगर ये कर दो तो Q इज टू MS डेल्टा T बन रहा है, नहीं बन रहा? तो M इंटू C को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये हो जाएगा। अब थर्मल कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन, या फिर क्या लिख सकते हो? कैलोरी पर केल्विन। नहीं समझे? क्योंकि मास नहीं है यहां पे। क्लियर और नॉट? अगर मैंने कह दिया कि 2 सब्सटेंस हैव सेम थर्मल कैपेसिटी, देन क्या मैं ये बोल सकता हूं M1C1 इक्वल्स टू M2C2? ये बोला जा सकता है। ये थर्मल कैपेसिटी तो ये होती है। नहीं समझे? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? M1C1 इक्वल्स टू M2C2। उसने बोला 2 सब्सटेंस हैव सेम थर्मल कैपेसिटी, तो थर्मल कैपेसिटी तो ये होती है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात गौर से सुनना, अगर मैं कह दूं ये वाला जो मेरा अमाउंट है ये वाटर है, क्या है? वाटर है। इन केस अगर ये वाटर हो गया तो क्या होगा? सर सी की वैल्यू 1 होती है। 1 क्या? कैलोरी पर ग्राम केल्विन। नहीं समझे? तो देखो मैं बोल रहा हूं M1C1 ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू M2 इंटू सी ऑफ वाटर लिख दूं, मास ऑफ वाटर आ जाएगा। ओके गया अभी तक? ठीक है, मैं इसको गौर से लिख रहा हूं, M इंटू सी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। क्या ये बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। और यूनिट क्या आ जाएगी फिर? इसकी यूनिट क्या आ जानी चाहिए? कैलोरी पर केल्विन। अरे डिग्री कैसे आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि इसकी सी की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 1 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात बताओ, किसी की स्पेसिफिक हीट इनटू उसका मास, तो ये उसकी थर्मल कैपेसिटी है। किसी की थर्मल कैपेसिटी मैं किस में डिनोट कर रहा हूं? मास ऑफ वाटर में डिनोट कर रहा हूं। देखो गौर से, नहीं समझे? गौर से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लो आप आदि मानव के जमाने के हो, ठीक है, आपने मुझे मार दिया और ऐसे यूं सलिया डाल के मुझे हिरन की तरह पका रहे हो। जस्ट इमेजिन, किसी को पका रहे हो, इसको ही मान लो। अरे सर ऐसे कैसे मार दिया? एक सिंपल सा जोक मतलब इसको हटाते हैं ना। एक बार कोई भी हमारे पास में सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हमने पकाया, उसको कितनी हीट दे रहे हैं हम पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो निकाल लो। एक साइड में उसका कैलकुलेशन आया। जस्ट इमेजिन, मैंने ये बोला कि आपको 2 केजी दूध को गर्म करना है इतना डिग्री, तो उसकी अमाउंट ऑफ हीट पता है, इतना डिग्री गर्म किया वो पता है। तो क्या आपको कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड पता है? उसका थर्मल कैपेसिटी पता है? ठीक है, आपको ये नहीं पता कि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। मिल्क की स्पेसिफिक हीट पता है क्या आपको? नहीं पता। जिस बर्तन में गर्म कर रहे हो उस बर्तन की स्पेसिफिक हीट पता है क्या? नहीं पता। आपको नहीं पता, फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो दे देगा कि सर जो बर्तन आप गर्म कर रहे हो ना, उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट इतने ग्राम है। नहीं समझे? जो बर्तन से आप गर्म कर रहे हो ना दूध को, जस्ट इमेजिन आपने दूध गर्म किया, ठीक है, स्टील के बर्तन में किया तो धीरे धीरे गर्म हुआ, ठीक है, और पीतल के बर्तन में किया थोड़ा जल्दी गर्म हो गया, सिल्वर में किया तो और जल्दी हो गया, वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब की थर्मल कैपेसिटी अलग अलग है कि नहीं है? सब बर्तन की थर्मल कैपेसिटी अलग अलग है कि नहीं है? भाई मास ऑफ द, ये आपको उस ऑब्जेक्ट का मिल गया। सी आपको कभी पता चलेगा क्या उसका? सी तो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, सी पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो क्या? कंबाइंडली ये डिफाइन हो सकता है। किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में। कैसे? ये सुनो। उसने बोला सर आप इस बर्तन को गर्म करो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगी ना उतना 10 केजी पानी को गर्म कर लो, उसके बराबर है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझ रहे हो कि सर जैसे हम खरीदने जाते हैं ना कि सर है ना, ऑलमोस्ट ये समझो मुझे थार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है थार। सर थार खरीदना मतलब इक्वलेंट टू माई 5 ऑलमोस्ट सैलरी, 5 सैलरी के बराबर है। तो आप अपनी सैलरी को थार के इक्वलेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो क्या उसको सैलरी इक्वलेंट बोल सकते हैं? नहीं समझे? समझ गए? सर ये बर्तन गर्म करना है। अब देखो एक बात बताओ, आपको अगर थार का प्राइस नहीं पता, आपको मेरी सैलरी पता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 महीने की आप मेरी सैलरी निकाल लोगे और इनटू कर दो, 1 महीने की सैलरी निकाल लोगे और इनटू कर दोगे 5 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल अमाउंट ऑफ थार आ गया। नहीं समझे? समझ गए? तो अमाउंट ऑफ दैट थार कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट विद द यूज ऑफ माई सैलरी। नहीं समझे? समझ गए? अब मैं यही कह रहा हूं कि जो बर्तन हमने यूज किया है ना उसकी स्पेसिफिक हीट नहीं पता, वो थार है, उसका प्राइस नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरी 1 महीने की सैलरी पता है? क्या तुम्हें वाटर का सी पता है? नहीं समझे? तो मेरे मास के इक्विवेलेंट निकाल लो ना, तो कितना मास लगा? मास ऑफ वाटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट।
समझे नहीं समझे? क्या कहेंगे इसको? वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर और नॉट? मतलब वाटर इक्विवेलेंट वो चीज है कि आप इतना पानी गर्म करो तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाएगा, उसी अमाउंट ऑफ हीट में दूसरी चीज को करो तो वो कम डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। मतलब दूसरे की स्पेसिफिक हीट लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? इसलिए पहले इसको लिखो, फिर हम हेडिंग डालेंगे वाटर इक्विवेलेंट, फिर वाटर इक्विवेलेंट के बारे में लिखते हैं, तब करते हैं इसको। फटाफट नोट करो इसको।